नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप त्रिपाठी और आज के इस खास प्रोग्राम फेस टू फेस में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पुलिस कमिश्नर श्री ध्रुवकांत ठाकुर जी। सर, स्वागत है जेके न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम में। सर, सबसे पहला सवाल मेरा है कि लखनऊ राजधानी है उत्तर प्रदेश की और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है देश का। यहाँ की कमान, पुलिस की कमान आपको सौंपी है उत्तर प्रदेश सरकार ने, एक बड़ी जिम्मेदारी है। क्या इस पर कमेंट क्या है आपका? आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। आप जब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो न केवल देश का सबसे बड़ा राज्य है, अभी तो विश्व में देखेंगे तो विश्व में सभी देशों में जनसंख्या के हिसाब से 7वें स्थान पर आ जाता है। 7वें स्थान का देश आ जाता है। यदि देश रहता तो अलग से देश रहता। और उसकी राजधानी लखनऊ तमाम चुनौतियाँ हैं। आप देखेंगे कि सारी राजनीतिक गतिविधियाँ होती हैं, सारी पार्टियों के कार्यक्रम होते हैं, आंदोलन गतिविधियाँ होती हैं। आप पुरानी लखनऊ की बात करेंगे तो आप पाएंगे शिया सुन्नी विवाद का यहाँ दशकों पुराना इतिहास रहा है। आप देखेंगे ट्रांसगोमती एरिया तो नया डेवलप एरिया हो रहा है और नए नए तरीके के क्राइम, चाहे बिल्डर्स वाले, लैंड वाले, माफिया वाले क्राइम हो रहे हैं। इसके अलावा जो हाल में तमाम गतिविधियाँ, चुनौतियाँ पुलिस के आ रही हैं, खासकर राजधानी में, वो सोशल मीडिया के माध्यम से ज़्यादा आ रही हैं। सोशल मीडिया आज के डेट में आम जनता के लिए, पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए बहुत हद तक सहयोगी भी है, हम स्वीकार करते हैं। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी जानकारियाँ उनके माध्यम से हमें मिल जाती हैं, जनता की बातें संज्ञान में आ जाती हैं, हम कार्रवाई भी कर पाते हैं। लेकिन साथ ही साथ सोशल मीडिया एक भयानक खतरा के रूप में सामने आ रहा है। आप देखेंगे, सुनेंगे कि सोशल मीडिया में किसी ने किसी के खिलाफ कुछ लिख दिया, किसी व्यक्ति के खिलाफ, किसी समुदाय के खिलाफ, किसी ने इसे लिख दिया, किसी समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली बात लिख दी। तत्काल 1 मिनट उसको पढ़ते ही लोग भड़क जाते हैं, हजारों संख्या में लोग जुट जाते हैं, एक दूसरे पर आक्रमण करने लगते हैं, थाना वगैरह घेरने लगते हैं। ये एक अलग आशय है, एक अलग रूप, एक अलग चुनौती है जो तुरंत लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हमारे लिए हो जाता है। फिर कभी कभार आप देखेंगे कि सोशल मीडिया में तमाम अफवाहें उड़ जाती हैं। 2-3 साल पहले बहुत सारे राज्यों में आप देखेंगे कि वो बच्चा चोर गैंग का अफवाह उड़ जाता था। होता था कि साहब कि इस गांव से इस गांव में अचानक जैसे बच्चा चोर देखा गया है, व्हाट्सएप किसी ने एक मैसेज भेज दिया, वो मैसेज ग्रुप में चला गया, 10 लोगों के पास चला गया, लोग उसी विश्वास करने लगते हैं। तो सोशल मीडिया की एक आयाम ये भी है। इसके अलावा आप जो इंटरनेट का, जो साइबर क्राइम की हम बात करते हैं, इंटरनेट का ज़माना आ गया है, तो हमारी आपकी सारी जो डेली लाइफ है वो इंटरनेट के माध्यम से संचालित होने लगी है। आप बैंक में ट्रांजेक्शन करते हैं, आप ट्रेन टिकट कटाते हैं, रेलवे एयर टिकट कटाते हैं, बच्चे का स्कूल फीस भरते हैं, माना अधिकांश जगह पर आप जैसो इंटरनेट के थ्रू काम करने लगे हैं। सर, उत्तर प्रदेश के सबसे तेज तर्रार IPS अफसरों में शुमार होते हैं आप, और शायद यही वजह रही कि लखनऊ में जब से कमिश्नरेट बनी है, दूसरे ऐसे अधिकारी आप हैं जिनको यहाँ पर नियुक्ति दी है सरकार ने। लखनऊ में पहले भी आप DIG और SSP रहे हैं, तब से अब तक लखनऊ की जो कानून व्यवस्था है, लखनऊ का जो माहौल है, क्या कितना बदलाव देख रहे हैं आप? मैं करीब 8 साल पहले यहाँ DIG SSP पद पर था और अभी मैं कमिश्नर के पद पर आया हूँ। तमाम चुनौतियाँ जो पहले थी वो अभी भी हैं। जैसे मैंने बताया कि राजनीतिक गतिविधियाँ राजधानी होने के कारण यहाँ होंगी ही। जो पश्चिमी लखनऊ की जो परेशानी है शिया सुन्नी समुदाय वाली, वो यहाँ रहेगी। नए जो एरिया डेवलप हो रहे हैं वो हैं ही और डेवलप होने लगे हैं। जो नई चुनौतियाँ आ रही हैं वो जो मैंने वर्णन किया आपको, यही आ रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, साइबर क्राइम के माध्यम से। हाँ, एक चीज़ नई चीज़ आ गई है जो मुझे फील हो रहा है, अदरवाइज फील हो रहा था, यहाँ ज्वाइन करने के बाद भी फील हो रहा है। अब जनता क्विक एक्शन चाहती है, मीडिया भी क्विक एक्शन की चाहना रखती है। और यदि हमारे साथ घटना हुई तो हम तो क्विक एक्शन चाहते ही हैं। हमारे साथ हुई घटना यदि मीडिया पर आ जाती है, सोशल मीडिया पर आ जाती है, तो उसके अगल बगल के 100 लोग, 200 लोग ये भी चाहते हैं पुलिस तुरंत एक्शन करे। आप देखेंगे एक अलग से वीडियो वायरल हो जाती है कि साहब इस लड़की के साथ छेड़खानी हुई, या इस महिला को उसके पति ने परिवार में बंधक बना रखा, कहीं से वीडियो आ जाता है। उस वीडियो को देखने वाले 100 लोग होते हैं। तो पहले क्या होता था, जब ये सोशल मीडिया नहीं था तो उस वीडियो या जो परिवार प्रभावित होता था वही उसकी चिंता करता था। अब क्या होता है कि जो परिवार प्रभावित है उसकी चिंता करता ही है, साथ ही साथ 100, 200, 1000 लोग जो उस वीडियो को देखते हैं वो भी, उनकी भी सोच उसी रूप बदलने लगती है, वो भी अपराध से प्रभावित होने लगते हैं मानसिक रूप से, सोचते हैं हमारे साथ वैसा हो सकता है। वो भी ये देखने लगते हैं पुलिस इसमें क्या एक्शन ले रही है, कितना जल्दी कार्रवाई कर रही है, कितना प्रभावी कार्रवाई कर रही है। तो हमारे पास जो टाइम गैप होता था कि ठीक है हम मामले को देखेंगे, मामला आ गया, कार्रवाई करेंगे, वो सिकुड़ता जा रहा है।
अब पब्लिक की डिमांड हो रही है क्विक एक्शन, क्विक एक्शन। सर दो चीजें निकल के आई। एक आपने कहा कि समय के साथ साथ अब जो सोशल मीडिया युग आ गया है, ऐसे में पब्लिक चाहती है कि क्विक एक्शन हो, और दूसरा उत्तर प्रदेश की राजधानी है सर और कमिश्नरेट बन चुका है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि अब लखनऊ पुलिस पर और लखनऊ कमिश्नर पर दबाव ज्यादा आ गया है? नहीं, मैं इसे पूरी तरह सहमत इसलिए नहीं हूँ। लखनऊ पुलिस में, राजधानी में इतनी सारी समस्याएं आ रही थी, इन्हीं बातों को संज्ञान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने, शासन ने लखनऊ में और नोएडा में पुलिस कमिश्नरेट की स्थापना की। स्थापना के पीछे मात्र 3 वजह है। एक, उन्होंने किया कि स्थापना के माध्यम से यहाँ पर अधिकारियों की संख्या बढ़ा दी। जहाँ आप देखते थे कि यहाँ 1 SSP होते थे, साथ में 8 एडिशनल हुआ करते थे, 8 या 9, और 12, 15 या 18 DSP रैंक अफसर होते थे। तो कुल मिला के यहाँ राजपत्रित अधिकारी होते थे 24, 25, 26 तक होते थे। आज के डेट में आप देखेंगे कि ACP से लेकर CP तक करीब 48 अधिकारी हैं। तो आपके पास अधिकारियों की संख्या बढ़ा दी गई है। तो जब आप ऑफिसर बेस्ड पुलिसिंग करते हैं तो आप ये सुनिश्चित कर पाते हैं कि प्रभावी कार्रवाई हो। आज मैं आपसे सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं कमिश्नर हूँ, बैठा हूँ, मुझे विश्वास है कि मेरे साथ सारे साथी अधिकारी हैं, मेरे नीचे ज्वाइंट CP क्राइम है, ज्वाइंट CP लॉ एंड ऑर्डर है, तमाम DCP अपने एरिया को देख लेंगे। मैं यहाँ SSP के रूप में बैठा रहा था तो शायद दिन में आपके लिए 15 मिनट समय नहीं निकाल पाता। तो एक तो उन्होंने ये व्यवस्था की कि हमारे अधिकारियों की संख्या बढ़ाई कमिश्नरेट के माध्यम से। दूसरी व्यवस्था की उन्होंने हमें कमिश्नरेट के माध्यम से मजिस्ट्रियल पावर्स दिए। जो मजिस्ट्रियल पावर्स देते हैं तो मजिस्ट्रियल पावर्स जो है वो प्रिवेंटिव एक्शन ज़्यादा होते हैं कि कोई अपराध घटित ना हो, अपराध घटित होने से पहले उसको रोकने के लिए हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं। यदि हमें पता चले कि 2 पक्षों के बीच विवाद होने की संभावना है तो हम उनके खिलाफ 107, 116, 151 कार्रवाई करते थे और हम उसकी चालानी रिपोर्ट SDM या ACM के यहाँ भेज देते थे। SDM, ACM के पास बहुत सारे दायित्व हैं, भू राजस्व अभिलेख के दायित्व हैं, विकास के दायित्व हैं, तमाम दायित्व हैं। उन दायित्वों को देखते हुए शायद इसके लिए वो पर्याप्त समय नहीं दे पाते थे, या उन दायित्वों को देखते हुए वो इसकी अपराध की गंभीरता नहीं समझ पाते थे, क्योंकि अपराध और कानून व्यवस्था उनकी प्राथमिकता में नहीं होता था कि जब पुलिस ऑफिसर इस कार्रवाई करेंगे तो वो इसकी गंभीरता को समझेंगे, उतना समय दे पाएंगे। तो ये दूसरी चीज हमें मजिस्ट्रियल पावर से ही मिली है। तीसरी बात, लास्ट बात, कि जब हमें कमिश्नरेट दिए गए हैं तो उसके साथ हमें मानव संसाधन के अलावा तकनीकी संसाधन, वाहन, उपकरण और अन्य संसाधन भी दिए जा रहे हैं। तो इन्हीं नई चुनौतियों को देखते हुए सिस्टम लागू किया गया है कि हम उन चुनौतियों का बेहतर सामना कर सकें। सर साइबर क्राइम की बात होती है, आपने कही, लेकिन तमाम जो मामले होते हैं साइबर क्राइम से जुड़े हुए हैं उनका खुलासा नहीं हो पाता है, और शायद यही वजह रहती है कि जो पीड़ित होते हैं उनको न्याय नहीं मिल पाता है। दूसरी एक CCTNS योजना थी सर, वो अभी भी पूरी तरह से लखनऊ में लागू नहीं हो पाई सर। देखिए, जहाँ तक साइबर क्राइम का सवाल है उसमें हमारी साइबर क्राइम सेल है राजधानी पुलिस की। इसके अलावा पूरे रेंज के लिए एक साइबर क्राइम थाना अलग से है। उसमें हम सारे जो केसेस हैं, से मैटर्स को टेकअप कर रहे हैं। मैंने उनकी समीक्षा भी की, आते ही समीक्षा की है। ऐसा नहीं कि हम लोग खोल नहीं पा रहे हैं। साइबर क्राइम वाले मुकदमों में जो कार्रवाई करने में विलम्ब लगता है उसका कारण केवल एक होता है, वो ये कारण होता है कि उसके अपराधी लखनऊ में नहीं, यूपी में नहीं, कहीं बाहर बैठे रहते हैं, किसी दूसरे प्रदेश में बैठे रहते हैं। साइबर क्राइम के लिए कोई स्पेस लिमिट नहीं है। कोई अमेरिका में बैठ के भी आपके साथ क्राइम कर सकता है, कोई केरला में बैठ के आपके साथ कर सकता है। आपने सुना होगा अभी नया एक वेब सीरीज भी आया, जामताड़ा। जामताड़ा एक ऐसी जगह है झारखंड में तो इसके लिए कुख्यात है। बहुत ऐसे नई जगह भी आ रहे हैं। अब वहाँ के अपराधी बैठ करके लखनऊ के नागरिकों के साथ साइबर फ्रॉड कर रहे हैं, साइबर क्राइम कर रहे हैं। तब जब हम उनको पहले पता करते हैं, वहाँ पुलिस जाती है, उनके खिलाफ कार्रवाई करती है, उसमें समय लगता है। एक और बात होती है कि बहुत सारी जनता इस साइबर क्राइम से अवेयर नहीं है, तो हमें अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात है, गोल्डन बात है, यदि आपके साथ साइबर क्राइम के माध्यम से आपके पैसों की ठगी हुई है, यानी कि आपके बैंक अकाउंट से आपको ठग करके कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लिया है गया है, तो जो गोल्डन प्रिंसिपल है, आप 24 आवर्स के विदिन आपके अमाउंट विड्रॉवल से 24 आवर्स के विदिन यदि हमें सूचित कर देंगे तो हम सुनिश्चित करेंगे कि आपका पैसा अमाउंट ब्लॉक हो जाए, उसके अकाउंट से ना निकल पाए। तो सबसे पहला रिलीफ तो आपको ही मिल जाएगा। तो बहुत जगह हमें समय सूचना नहीं मिल पाती है, तो आपके चैनल के माध्यम से जरूर बताना चाहेंगे, जनता हमें सूचित करे, हम कार्रवाई करेंगे। सर एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बड़ा मसला रहा है, और दूसरा आपने साइबर क्राइम की बात की है।
इंटर स्टेट हो या फिर इंटर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें, क्या आपको लगता है एज एक सीनियर आईपीएस अफसर कि कुछ ऐसा सिस्टम बनाए जाने की ज़रूरत है कि एक ज़िले से दूसरे ज़िले और एक स्टेट से दूसरे स्टेट की जो मामले हैं उनकी जांच हो सके? कुछ ऐसा सिस्टम बनाया है, जाए? ऐसा सिस्टम बना हुआ है। ऐसा सिस्टम हर स्तर पर है। आप स्टेट में देखेंगे कि सीबीसीआईडी बनी हुई है, स्टेट में देखेंगे कि और ईओडब्ल्यू बने हुए हैं। ये ऐसे मामले लेते हैं जो कि एक जिले में सीमित नहीं है। जब आप आगे जाते हैं तो नेशनल लेवल पर भी कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत सारी कमेटी बनी हुई है। जैसे हमें कभी मध्य प्रदेश से, सीमावर्ती राज्य मध्य प्रदेश से, दिल्ली से, बिहार से कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, तो उसके अलग से नॉमिनेटेड अफसर अलग से हैं, पहले से तय हैं। तो जो एजेंसी बननी चाहिए, हर एक एजेंसी बनी हुई है। आपने देखा होगा कि 2008 के बाद मुंबई में आतंकी हमला हुआ, उसका एनआईए का नया गठन हुआ। तो एनआईए एक ऐसी एजेंसी बनी कि जहां भी टेरर एक्टिविटी हो रही है पूरे प्रदेश में, उसको एक साथ कोऑर्डिनेट कर सके, उस पर एक एक्शन ले सके। उसी के बाद तमाम राज्यों में एटीएस का गठन हुआ। तो जहां जहां जब जरूरत पड़ रही है उसके अनुसार नेशनल एजेंसी का गठन हो रहा है और कार्रवाई हो रही है। सर, एक और बड़ी समस्या, कुछ दिन पहले लखनऊ में ही नकली शराब के चलते कई लोगों की मौतें हुई, प्रयागराज में घटना देखने को मिली। ये मामला सिर्फ आज का नहीं है सर, ये सालों से चलता रहा है, ये खत्म क्यों नहीं हो पा रहा है? मैं इसमें एक बात ये बताना चाहूंगा कि ये एक नया फेनोमेनन हुआ है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जहरीली शराब से, नकली शराब से मौतें घटना होती रही हैं, लेकिन पिछले 2-3 सालों में आप देखेंगे, पैटर्न देखेंगे, एक नया ट्रेंड ये आ गया है कि सरकारी जो ठेके हैं, ये सरकारी जो शराब की दुकानें हैं, उनमें से जो लोग लेकर के शराब पी रहे हैं, उनकी मौतों का सिलसिला, ये नया पैटर्न स्टार्ट हुआ है। लखनऊ में हुआ। इसकी वजह सर मिलावट है? इसकी वजह मिलावट है, इसकी वजह मिलावट है। इसकी वजह उन ठेकेदारों की ज़्यादा से ज़्यादा अवैध लाभ कमाने की प्रवृत्ति है। तो ये हमारे लिए चैलेंज हो जाता है। अब सरकारी दुकान है, ठेका है, हम सीधे जाकर उसको चेकिंग नहीं कर सकते, लेकिन ये हमारे हाथ में है कि हम जो मिलावट किया जा रहा है, मिलावट में जो सामान आ रहा है, उस पर रोक लगाएं। ये हमारी चुनौती है, पूरे प्रदेश के लिए चुनौती है। कुछ मामले ऐसे हैं सर जिनका खुलासा नहीं होता है। आलमबाग में एक ज्वेलर्स के यहाँ डकैती हुई थी, 55-54 लाख की लूट हुई थी कपूरथला के पास। तो ये 2-3 मामले ऐसे हैं जिनका खुलासा नहीं हो पाया। आखिर क्यों नहीं हो पाता है सर? कहाँ फंस जाती है पुलिस? मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि 100% मामले में खुलासे हो ही जाते हैं, कहीं नहीं हो पाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हमें प्रयास नहीं करना चाहिए। मैंने पहले भी जब प्रेस ब्रीफिंग की थी तो मेरे संज्ञान में लाया गया था तथ्य, कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें खुलासे नहीं हुए हैं। मैंने उन सभी मामलों की लिस्ट मंगाई है और मैं कोशिश करूंगा एक बार पुनः प्रयास करके उनको खोलने का प्रयास किया जाए। सर, महिला अपराध को लेकर क्या रणनीति रहेगी? महिला अपराध पर शासन ने प्रभावी कार्रवाई की है, शासन ने सख्त रणनीति अपनाई है। मिशन शक्ति का अभियान स्वयं माननीय मुख्यमंत्री ने, महामहिम राज्यपाल ने प्रारंभ किया है, इसी नवरात्र से प्रारंभ किया है। नवरात्र में माँ दुर्गा को शक्ति स्वरूपा मान करके उन्हीं के नाम पर शक्ति मिशन प्रारंभ किया गया है। आपने देखा होगा कि राजधानी लखनऊ के हर एक थाने में महिला हेल्प डेस्क बन गया है। मैंने खुद 3-4 थानों का निरीक्षण किया है, देखा महिला हेल्प डेस्क प्रभावी तरीके से काम कर रहा है। वहाँ महिला पुलिसकर्मी मौजूद हैं, जिससे जो भी कोई महिला पीड़ित है वहाँ पहुँचे, बेहिचक अपनी बात कह सके। वहाँ एक रजिस्टर अलग से केवल महिला अपराधों के लिए रखा गया है, जिसके उच्चाधिकारी लगातार पर्यवेक्षण करते रहते हैं, प्रभावी कार्रवाई करते रहते हैं। इसके अलावा स्वयं राजधानी को एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेकअप किया है। पूरे यूपी में एक यही सिटी है जहाँ सेफ सिटी चलाया जा रहा है। इसमें आपने देखा होगा, स्वयं जैसो शहर में देखा होगा, पिंक बूथ बनाए गए हैं, हमारे पास पिंक व्हीकल गए हैं, पिंक स्कूटीज दिए गए हैं। मैं आज प्रातः ही छठ के अवसर पर तमाम घाटों भ्रमण कर रहा था, तो देखा कि हमारी महिला पुलिसकर्मी उन पिंक स्कूटी पर चल रही थी। जब कोई भी महिला पीड़ित होती है, महिला पुलिसकर्मी को अपने आसपास पाती है, तो उनमें एक सुरक्षा का भाव स्वयं पैदा हो जाता है। उनसे अपनी बात कहने में वो अपने को निसंकोच महसूस करती है। हम महसूस करते हैं इतने सारे जो प्रयास किए जा रहे हैं, उनके माध्यम से महिलाओं में सुरक्षा के भावना का हम वृद्धि कर पाएंगे। सर, आखिरी सवाल है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कमिश्नर के रूप में आप जनता को और बाकी विभागीय अफसरों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आम जनता को हम मैसेज देना चाहेंगे कि वे हमें अपना भाग समझें, हम पर विश्वास करें, हमसे अपनी सूचनाएं साझा करें। जो भी उनकी समस्याएं हैं, जो भी उनके साथ अपराध हुआ हो, जो भी घटना हुआ हो, हमें किसी माध्यम से हमसे मिल करके, फ़ोन के माध्यम से, हमसे और हमारे अधिकारियों से भी फ़ोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमें बताएं, हम उस पर जरूर प्रभावी कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए और हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। धन्यवाद। तो आप थे ध्रुवकांत ठाकुर जी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के
कमिश्नर हैं, पुलिस कमिश्नर। उन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की और तमाम सवालों के हमारे जवाब भी दिए हैं। फिलहाल आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही। फिर हम किसी नई शख्सियत के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।